नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जेनेटिक काउंसलिंग क्यों ली जाती है और जेनेटिक काउंसलिंग में होता क्या है। जेनेटिक काउंसलिंग वैसे तो बहुत आम नहीं है इंडिया में, पर क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जेनेटिक नेचर की होती हैं, जीन्स में आने वाले किसी डिफेक्ट की वजह से होती हैं और क्योंकि वो फैमिलीज में रन करती हैं, इसलिए बहुत से लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि वो जेनेटिक काउंसलिंग लें। जेनेटिक काउंसलिंग स्पेशली तब ली जाती है जब एक जेनेटिक टेस्ट कराया जाता है अपने जीनोम का, मतलब अपने जो पूरा जो जीनोटाइप है, एक पर्सन के अंदर किस तरह के जीन्स होते हैं, उसका जब पूरा एनालिसिस कर लिया जाता है, सारे जीन्स आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं और साथ ही उन जीन्स के कौन से वेरिएंट, कौन से एलील्स मौजूद हैं हमारे अंदर, जब ये पता कर लिया जाता है तब उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग होती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग ऐसे नहीं होती कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है तो आप जेनेटिक काउंसलर के पास जाएंगे, नहीं। जेनेटिक काउंसलिंग के लिए सबसे पहले जेनेटिक टेस्ट होना बहुत जरूरी है। अब क्योंकि बहुत सी बीमारियां फैमिलीज में रन करती हैं, क्योंकि बहुत सारे रिस्क होते हैं बच्चा पैदा करते टाइम कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हो सकते हैं, और भी कई वजहों से जेनेटिक काउंसलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। सिर्फ एक जेनेटिक टेस्ट की रिपोर्ट होने से काम नहीं बनता, लोगों में जेनेटिक टेस्ट की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको लेकर बहुत सारी इमोशनल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस आती हैं। तो काउंसलिंग का क्योंकि पर्पस होता है कि किसी पर्सन के बिलीव्स, उसके इमोशंस, उसके थॉट्स को मॉडिफाई करना, उसको संभालना, मैनेज करना, इसलिए जेनेटिक काउंसलिंग का जो पूरा पर्पस है वो काफी ब्रॉड होता है। यहां सिर्फ आपको जीन्स के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, यहां सिर्फ आपको जो रिपोर्ट से पता चल सकता है उसके बारे में सिर्फ बताया नहीं जाता। ऐसा नहीं होता कि हाँ ये जीन है या ये क्रोमोसोम प्रॉब्लम आ गई है तो ये बीमारी होगी तो ये होगी जेनेटिक काउंसलिंग, नहीं। जेनेटिक काउंसलिंग इस तरह से नहीं होती। जेनेटिक काउंसलिंग के लिए प्रॉपर जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, प्रॉपर कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर कोई पर्सन जेनेटिक काउंसलिंग के लिए क्वालिफाइड होता है। हालांकि इंडिया में ये सब नहीं मिलेगा देखने में, और कह सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग अभी एक थोड़ा विदेशी कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बाहर के देशों में, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में ज्यादा किया जाता है। और हिंदुस्तान में ज्यादातर जो जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं वो आपके अपने डॉक्टर हो सकते हैं, जैसे कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, या किसी भी तरह की बीमारी के लिए जब आप जेनेटिक टेस्टिंग करा रहे हैं तो उसके डॉक्टर आपकी जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं। या कोई जूनियर डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंटर्न्स हो सकते हैं, वो उनको जेनेटिक काउंसलिंग करने के लिए कह सकते हैं। तो मोटे तौर पे तो ऐसे प्रोफेशनल्स शायद नहीं मिलेंगे आपको इंडिया में जो कि जेनेटिक काउंसलिंग करते हो। हालांकि कई अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी, प्राइवेट, जहां पर जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिनको थोड़ा ट्रेनिंग दी होती है कि कैसे उन लोगों की काउंसलिंग की जाए जिनके फैमिलीज में जेनेटिक डिसऑर्डर्स या डिसीजेस रन करते हैं, या जेनेटिक टेस्ट कराने के बाद उनको किस तरह से गाइड किया जाए, इसके लिए जेनेटिक काउंसलर्स को अपॉइंट किया जाता है। उनकी प्रॉपर एक पोजीशन, एक जॉब होती है। तो जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर क्योंकि वैसे तो कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, पर क्योंकि आपका कोई भी डॉक्टर आपकी जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, पर इन सब जेनेटिक काउंसलिंग के प्रोसेस में एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस पूरा फॉलो किया जा रहा है या नहीं, इस बारे में कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए तो जेनेटिक काउंसलर ही ट्रेंड होता है। तो जेनेटिक काउंसलर का जो एक्चुअल काम होता है वो होता है कि जब आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है जीन्स के बारे में, बीमारियों के बारे में, या जो भी रिस्क बताए जा रहे हैं उसमें आपके क्या रिस्क होंगे, क्या डिसीजंस आपको लेने हैं, क्या आपकी इमोशनल रिएक्शंस होंगी, कैसे आप इस सच को एक्सेप्ट करेंगे, कैसे आपको उस सच्चाई के साथ जीना होगा, कैसे उस सच्चाई को स्वीकारना होगा कि बीमारी हो सकती है, बढ़ सकती है, गंभीर हो सकती है। ये सारी जो समस्याएं हैं उनसे डील करने के लिए जब आपको पूरा रिस्क प्रोफाइल के साथ, पूरा जो खतरे और फायदों के साथ जब आपको समझाया जाता है, तो ये जेनेटिक काउंसलर का काम होता है। अब आमतौर पर लोग जेनेटिक काउंसलिंग क्यों लेते हैं, इसके 6 मुख्य कारण होते हैं। पहला जो सबसे आम कारण होता है, जो कि इंडिया में भी सबसे ज्यादा एक बड़ा कारण होता है लोगों का, वो होता है कि जब बच्चा प्लान कर रहे हैं तो बच्चे का प्रेगनेंसी के टाइम पर ही जेनेटिक टेस्टिंग करा लेना, जिससे कि पता चल सके कि बच्चे के जीन्स किस तरह के हैं और फ्यूचर में किस तरह का बीमारियां होने का उसको रिस्क है। ये बहुत आम रीजन होता है, क्योंकि हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा स्वस्थ हो, ताकि अगर उन्हें एबॉर्शन का भी डिसीजन लेना हो तो वो पहले ही ले पाए, या
बच्चा अगर पैदा हो ही जाएगा या होने ही वाला है तो ऐसे में वो किस तरह से खुद को प्रिपेयर करके चले कि बच्चा किस बीमारी के साथ पैदा हो सकता है। यहां पर जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ बीमारियों के डायग्नोसिस या बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में ही होता है। तो इसलिए बीमारी के लिए पेरेंट्स खुद को तैयार कर पाए या कोई डिसीजन ले पाए, इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग करनी जरूरी होती है। मतलब जेनेटिक टेस्टिंग भी इसी वजह से हो रही है और इसी वजह से जेनेटिक काउंसलिंग भी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहां पर जेनेटिक काउंसलिंग क्यों की जाती है के साथ साथ हम ये भी जान रहे हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग क्यों की जाती है। दूसरा एक कारण होता है कि एक महिला जो कि बच्चा कंसीव करना चाहती है पर कई बार उसके मिसकैरियज हो जाते हैं, कई बार उसके लिए प्रेग्नेंट होना संभव नहीं हो पाता। तो ऐसे में भी जाना जाता है कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि एक महिला मां नहीं बन पा रही है। उस केस में भी टेस्ट करके जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। तीसरा एक कारण होता है कि माँ बाप जिन्होंने कि एक ऐसा बच्चा पैदा किया है जिसको कि ऑलरेडी एक जेनेटिक बर्थ डिफेक्ट है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह होते हैं, तो एक तरफ तो उनको ये चिंता है कि ये बीमारी जो है ये बच्चे में किस लेवल तक की मिलेगी, किस तरह के चैलेंजेस होंगे। साथ ही साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर एक बच्चे को डाउन सिंड्रोम या कोई दूसरा जेनेटिक डिसीज हुआ है तो उनके दूसरे किसी बच्चे में ये बीमारी या इससे और कोई मिलती जुलती जेनेटिक बीमारी होने के रिस्क कितने हैं, क्या हैं, उसके बारे में पता किया जा सके और उसके बारे में काउंसलिंग ली जा सके। चौथा एक कारण है जो कि कुछ ही लोग ऐसा करते हैं और वह है कि क्यूरियोसिटी की वजह से आप चाहेंगे कि आप अपने फैमिली के अंदर जेनेटिक बीमारियों के रिस्क को पता करें, अपने अंदर पता करें और देखें कि मेरे फैमिली में कौन से जेनेटिक रिस्क हैं जो मैं कैरी करता हूं या करती हूं, किस तरह की बीमारियां फ्यूचर में हो सकती हैं या किस तरह का मेरा जीनोटाइप है जिससे कि मैं काफी सारी बीमारियां या तो ऑलरेडी कैरी कर रहा हूं, उसका कारण पता चल जाता है, या फिर फ्यूचर में क्या बीमारियां हो सकती हैं इसके बारे में पता चल सकता है। इसी के साथ एक और पांचवा कॉमन कारण होता है वो ये कि कई बार दवाइयों का इम्पैक्ट जो है कुछ पेशेंट्स पर नहीं आता क्योंकि उनके कुछ पर्टिकुलर टाइप के जीन होते हैं। तो उनको किस तरह की दवाइयां सूट करेंगी, कौन सी दवाइयां उनको लेनी चाहिए, जीन्स के हिसाब से कौन से दो या दो से ज्यादा दवाइयों का आपस का इंटरेक्शन हो सकता है, किस तरह से पेशेंट को अपने आगे आने वाले टाइम में कौन सी बीमारियों को ध्यान में रखना चाहिए और दो या दो से ज्यादा जब बीमारियां होती हैं उनके लिए जब ज्यादा दवाइयां ली जाती हैं तो उनको किस तरह से लेना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, लाइफस्टाइल और दूसरे जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको कैसे पूरा करना है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन है जो कि अपनी किसी भी बीमारी और उसके इलाज को मैनेज करने में चाहिए होती है, उसके लिए काउंसलिंग भी ली जाती है और इसमें जेनेटिक काउंसलर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। छठा और आखिरी कारण होता है कि कई बार बेटर तरीके से डायग्नोसिस बनाने के लिए और बहुत सारी बीमारियों को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए जब जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं तो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपनी बीमारी को, और वो जो किसी बीमारी को कुछ और समझ रहे होते हैं, उनके बिलीव्स, उनके कल्चरल आइडियाज जो होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ऐसे में अलग अलग बीमारियों के लिए जब डायग्नोस्टिक पर्पस पे टेस्टिंग की जाती है, जेनेटिक टेस्ट किए जाते हैं, तब भी लोगों को गाइड करने में और उनके फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। तो ये 6 मोटे तौर पे कारण हैं जिसकी वजह से जेनेटिक टेस्टिंग भी होती है और जेनेटिक काउंसलिंग भी होती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिसर्च पर्पस पे जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है तो उस केस में जब लोगों को बताया जाता है कि उनमें किस किस तरह की बीमारियां मिलती हैं तो उसमें बड़े सारे ग्रुप में लोगों की जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है। जैसे कि कोई फैमिली की या पूरे प्रॉपर एक एथनिक ग्रुप की अगर जेनेटिक टेस्टिंग कर दी जाए, या सिंपली जेनेटिक टेस्टिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों करानी चाहिए, क्यों नहीं करानी चाहिए, सिर्फ एक ऐसी कंसल्टेशन जिसमें कि कोई व्यक्ति बस जानना चाहता है कि उसे जेनेटिक टेस्टिंग की जरूरत है या नहीं, इसमें भी जेनेटिक काउंसलिंग यूजफुल हो सकती है। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिस वजह से लोग जेनेटिक टेस्टिंग और काउंसलिंग कराते हैं। ध्यान रखें कि जेनेटिक काउंसलर जो होता है वो साइकोलॉजी और जेनेटिक्स दोनों में एक्सपर्ट होता है। वो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में, इमोशंस और इसके लेकर जो काउंसलिंग होती है उसमें, और साथ ही साथ जेनेटिक्स की नॉलेज में काफी एक्सपर्ट होता है, उसकी एक्सपर्टीज होती है। तो इसलिए कोई भी पर्सन, कोई भी साइकोलॉजिस्ट जेनेटिक काउंसलर नहीं हो सकता।
इनफैक्ट मैं भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं, मैं जेनेटिक काउंसलर नहीं हूं। मैं जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है, और अगर आपको सही लगे तो आप इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं किसी जेनेटिक काउंसलर को। पर जेनेटिक काउंसलर जो होते हैं वो स्पेसिफिकली जेनेटिक्स और काउंसलिंग दोनों में ट्रेंड होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। अब यहां थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि जेनेटिक काउंसलिंग के टाइम पर किया जाता है। डॉक्टर आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकता है, किस तरीके का आपका जेनेटिक काउंसलिंग का एक्सपीरियंस हो सकता है। डॉक्टर आपसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेगा। सबसे पहले तो डॉक्टर जो है वो आपके पूरे फैमिली की हिस्ट्री लेगा, फैमिली में किस तरह की मेडिकल कंडीशंस रही हैं पूछेगा, सारी जो साइकेट्रिक या जो भी दूसरी मेंटल हेल्थ कंडीशंस रही हैं उनके बारे में जानकारी लेगा। यहां पर क्योंकि हम जेनेटिक काउंसलिंग को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के केस में बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा फोकस जो है वो सिर्फ इस पर रहेगा कि साइकेट्रिक बीमारियों की जो हिस्ट्री है प्रॉपर, जब डॉक्टर आपसे ले तो आप उसको पूरी जानकारी दें। दूर के किसी रिश्तेदार के बारे में भी अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी हो, चाहे पूरा उनको बीमारी क्या थी, इलाज क्या लिया, ये ना पता हो, पर थोड़ी बहुत भी अगर आपको आइडिया हो तो इस बारे में डॉक्टर को जानकारी देना जरूरी है। और अगर संभव हो सके तो अपने फैमिली के कुछ दूसरे लोगों से बात करके तैयार होके ही जेनेटिक काउंसलर से मिलें, ताकि उसको आप पूरी जानकारी दे सकें और उस बारे में जरूरी जेनेटिक काउंसलिंग ले सकें। जब जेनेटिक काउंसलर ये सारी जानकारी आपसे ले लेगा तो उस बारे में वो आपको आपके अपने बारे में, आपके बच्चों के बारे में आपको थोड़ा बेटर तरीके से काउंसिल कर पाएगा कि कौन कौन सी बीमारियां डेवलप होने के रिस्क आपको या आपकी फैमिली में हो सकते हैं। बच्चे में या एक में या ज्यादा में क्या रिस्क हो सकते हैं वो आपको इस बारे में इंडिकेट कर पाएगा। इसी के साथ काउंसलर जो है वो आपको कॉजेज, सिम्टम्स के बारे में बताएगा, क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स हो सकते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करेगा। ये बीमारियां क्यों होती हैं, कहां से आती हैं, कैसे हो जाती हैं, इस बारे में काउंसलर आपको बताएगा। एक चीज यहां जरूर कहूंगा कि जेनेटिक काउंसलिंग या जेनेटिक टेस्टिंग साइकेट्रिक कंडीशंस के लिए उतनी आम, उतनी कॉमन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जीन्स, मतलब कि ऐसे पोटेंशियल जीन्स जो कि बीमारियां कॉज कर सकते हैं, उसका सटीक कारण हो सकते हैं, ऐसी फाइंडिंग्स, ऐसी कंक्लूजन्स अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पूरे पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता कि कौन से जीन्स कौन सी बीमारियां लाएंगे ही लाएंगे। इसलिए साइकेट्रिक कंडीशंस के मामले में जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एडीएचडी, अल्जाइमर्स, ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के मामले में डॉक्टर जो है, मतलब जेनेटिक काउंसलर जो है वो आपको रिस्क बताएगा, जिसे कहा जा सकता है रिकरेंस रिस्क बताएगा, या क्या ऐसा पॉसिबल एस्टिमेशन लगाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताएगा, जो कि पक्के तौर पर 100% नहीं कहा जा सकता कि वो सही में वो बीमारी होगी या नहीं होगी। इसी के साथ जेनेटिक काउंसलर आपसे जानकारी लेगा आपके एनवायरनमेंट के बारे में। वो पूछेगा या पूछेगी आपसे कि आप किस तरीके की लिविंग कंडीशंस में रहते हैं, क्या आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस पूछेंगे, मैरिटल स्टेटस पूरे फैमिली का पूछा जाएगा, फैमिली का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, ज्वाइंट न्यूक्लियर जो भी है वो बताना होगा। आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में, आपके हेल्थ को लेकर कैसे बिहेवियर्स हैं, एक्सरसाइज कितना करते हैं, खान पान कैसा रखते हैं, सारी डिटेल्स लेगा ताकि आपको पक्के तौर पर आपको एक पिक्चर दे पाए कि आपके ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि ये जो एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं ये हमारे जीन्स के काम करने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कोई भी जीन अगर हमारे अंदर मौजूद है वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ किया जा सकता है हमारे एनवायरनमेंट या हमारे लाइफस्टाइल के बेसिस पे। तो अगर बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारा प्रेशर लिया जाएगा, लाइफस्टाइल बहुत खराब होगा, स्मोकिंग, अल्कोहल की आदत होगी, तो क्योंकि जीन मौजूद होगा वो ट्रिगर हो सकता है और बीमारी का रिस्क हो सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति स्मोक नहीं करता, अल्कोहल नहीं लेता, जैसे महिलाओं में ऐसा हो सकता है या युवाओं में ऐसा हो सकता है, तो जीन होते हुए भी बीमारी होने का रिस्क कम होगा। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर सकता है डॉक्टर आपसे एक बार जब वो आपके एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल की जानकारी ले लेगा। सबसे जरूरी जो किसी भी पर्सन के लिए जानना जरूरी होता है वो ये कि अगर हमें बीमारी हो जाती है या हमारे फैमिली में बच्चों में किसी को बीमारी हो जाती है
तो आगे हमें क्या करना है, कैसे डील करना है, क्या उम्मीद रखनी है ट्रीटमेंट से, दवाइयां कितनी हेल्पफुल होंगी, थेरेपीज या दूसरे जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो कितने हेल्पफुल होंगे, कितना इस जेनेटिक रिस्क को कम किया जा सकता है या किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, या बीमारी के होने के बाद उसके बढ़ने को कैसे रोका जाया जा सकता है, इस बारे में भी बहुत से लोग जानना चाहते हैं और जेनेटिक काउंसलर्स इस बारे में आपको अच्छी जानकारी दे सकते हैं। स्पेशली साइकेट्रिक केसेस में तो बहुत अच्छे तरह से बताया जा सकता है कि अगर अपने लाइफस्टाइल को मैनेज किया जाएगा और अपने थिंकिंग, बिहेवियर, इमोशंस पर काम किया जाएगा, अपने को पॉजिटिव रखा जाएगा, अपने को मेंटली फिट रखा जाएगा, स्ट्रेस कम रखा जाएगा, तो चांसेस बहुत हाई है कि आपका जो जीन है वो ट्रिगर होके बीमारी नहीं लाएगा, या लाएगा भी तो बहुत माइल्ड लेवल पर लाएगा। और यही देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जिनमें जीन्स तो मौजूद होते हैं पर वो पूरी तरह से बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके दूसरे बहुत सारे एसोसिएटेड एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं जो बीमारी को बढ़ने नहीं देते या बीमारी को आने ही नहीं देते। इस तरह से जब आप बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाए या बढ़ने से कैसे रोका जाए या ज्यादा लोगों में फैलने से उसे कैसे रोका जाए परिवार में, इस बारे में जो भी आपके कंसर्न्स, क्वेश्चंस, सवाल हैं वो आप जेनेटिक काउंसलर से पूछ सकते हैं और वो इस बारे में आपको अच्छे से पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन और पूरी नॉलेज देकर आपको सही तरह से गाइड कर सकते हैं। पर आपको वो सारी जानकारी को पूरे अच्छे तरह से समझना है, सेटिस्फाई होना है और जो भी सजेशंस दी जाए उनको अमल में लाना है, क्योंकि ये जो जानकारी आप लेंगे, गाइडेंस लेंगे, ये ऐसे बीमारियों को रोकने के लिए होंगी जो जेनेटिक नेचर की हैं बट शायद अभी आई ही नहीं है, शायद अभी दिख ही नहीं रही है। तो आप एक ऐसे खतरे के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं जो अभी दिख ही नहीं रहा है, जो अभी है ही नहीं। पर क्योंकि अगर आपका कन्विक्शन जीन्स में बहुत है, जेनेटिक्स में स्ट्रांग है और आप पक्के तौर पर मानते हैं कि बहुत सारी मानसिक बीमारियां जेनेटिक नेचर की होती हैं और आप जीन्स की इंपॉर्टेंस को सही ठहराते हैं, उसको वैल्यू देते हैं, तो आप इस सारी ली हुई जानकारी से अपने बिहेवियर, लाइफस्टाइल, डाइट में बदलाव जरूर लाएंगे और उस जानकारी का फायदा लेकर आप बेटर डायरेक्शन खुद को दे पाएंगे और बहुत सारी बीमारियों के रिस्क और उनकी सिवियरिटी को बचा पाएंगे। तो इस तरह से आप जब जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाएं या जेनेटिक काउंसलिंग लें तो पूरा पक्के तौर पर अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लें, मन में पूरी तरह से देख लें, समझ लें कि आपको जीन्स को कितना इंपॉर्टेंस देना है, कितना वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिससे कि आपकी और आपके फैमिली की और आपकी फ्यूचर जनरेशंस की लाइफ पूरी तरह से निर्धारित होती है और पीढ़ियों तक आपके डिसीजंस का जो इंपैक्ट है वो बना रह सकता है। इसलिए सही निर्णय लेना, सही जानकारी लेना, सही रिस्क पता करना और सही इंटरवेंशन करना बेहद जरूरी है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा फायदा लें और सही जानकारी के साथ, अपने जीन्स की नॉलेज के साथ अपने मेंटल हेल्थ पर पूरा ध्यान रखें और मेंटल हेल्थ को बेटर करने में वर्क करते रहें। ये जो जानकारी है, ये जो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।